नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग किनेजियंस इकोनॉमिक्स यानी किन्स का अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो किन के अर्थशास्त्र क्या कहते हैं कि किन्स के अनुसार किसी भी देश का जीडीपी और रोजगार, जो उस देश का जीडीपी होता है और रोजगार होता है, वो समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है। यदि समग्र मांग का स्तर अधिक हो तो जीडीपी और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा, यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था अपने संभाव्य पोटेंशियल से नीचे कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किन्स के अर्थशास्त्र का एक फॉर्मूला देख लिया कि क्या है, मतलब उनका परिभाषा। तो ये ज़्यादातर जो ज़्यादातर ध्यान होता है वो समग्र मांग पर होता है। इनका कहना है कि अगर देश में समग्र मांग जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे देश में जीडीपी और रोजगार बढ़ेगा। तो ये किन्स का है। और किन्स के पहले के जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि वस्तुएं जो होती हैं सप्लाई करने पर अपना डिमांड स्वयं उत्पन्न कर लेती हैं। पहले के जो अर्थशास्त्री होते थे, जिन्हें हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे, यानी उनको हम लोग एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में पहले जाना जाता था। ऐसा कोई नहीं है जिनके नाम से पुकारा जाए। एक है जिनको कहा जाता है शेका नियम। शेका नियम एक था, शेका नियम। शेका नियम में कहा जाता था, ये पहले के 1900 पहले बोले तो 1929 में जब यूएसए में महामंदी आया था, उससे पहले की बात करते हैं, क्योंकि 1929 के बाद से ही किन्स का अर्थशास्त्र प्रचलित हुआ। तो इनसे पहले जो अर्थशास्त्री होते थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहते हैं। वो लोग बोलते थे कि कोई भी वस्तु होती है ना, वस्तु का सप्लाई करने पर ये अपना डिमांड खुद उत्पन्न कर लेती है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए, जब ओला उबर नहीं थे तो इनकी डिमांड तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में ओला उबर आया इनकी डिमांड बढ़ गई, यानी ये अपना डिमांड स्वयं उत्पन्न कर लिए। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो अपनी ऐसे ही, जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में कोई नई वस्तु आ जाती है। जैसे मोबाइल नहीं था, ठीक है, मोबाइल को भी मान सकते हैं। जब हमारे देश में मोबाइल नहीं था तो उसका कोई डिमांड नहीं था। जैसे ही मोबाइल बन के आया, लोग उस पर निर्भर हो गए, और आज के दिन में ऐसा है कि बिना इसके कुछ हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है। दिन भर मोबाइल पर ही लोग बिजी रहते हैं। आप लोग ये वीडियो भी मोबाइल पर ही देख रहे होंगे। तो ये मोबाइल नहीं था तो भी हमारा जीवन तो चल ही रहा था, लेकिन मोबाइल आने से ये अपना जो डिमांड है खुद क्रिएट कर लिया। तो यही जो पहले के जो अर्थशास्त्री होते थे, उन्हीं में से एक अर्थशास्त्री का नाम है शेका नियम के नाम से जाना जाता है। शेका नियम ये कहते हैं कि सप्लाई इसके लिए हम लोग एक नए पेज पर चलते हैं। शेका नियम जो बोलते हैं, शेका नियम
इनका कहना था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी आपूर्ति स्वयं अपनी मांग, आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेते हैं। ये सेका नियम था। ये कब था? जब 1929 से पहले, जब महामंदी नहीं आया था, उस समय यही जो नियम था यही काम करता था। लेकिन 1929 में जब महामंदी आया, उस समय अमेरिका में क्या हुआ कि वस्तुएं बहुत थी, सप्लाई तो था, लेकिन उनका बिक्री नहीं हो रहा था, उनका डिमांड नहीं हो रहा था। फिर वस्तुओं की कुछ कीमतें भी की जाने लगी, फिर भी डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, डिमांड नहीं बढ़ा। तो इसके वजह से जो फिर आते हैं केन्स आते हैं, इन्होंने कहा कि सप्लाई खुद अपना डिमांड अगर क्रिएट करती तो ये मंदी आती ही नहीं, महामंदी होता ही नहीं। तब उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम एग्रीगेट डिमांड के नाम से जानते हैं। मतलब इनका कहना था कि डिमांड जो होता है ना, वो डिमांड जब बढ़ेगा तो जीडीपी और समग्र जीडीपी और रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि डिमांड कब बढ़ेगा, या तो आप उपभोग करना स्टार्ट कर दो, उपभोग बढ़ा दो, या तो इन्वेस्टमेंट कर लो, इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी का उपभोग होता है, वो किसी के लिए क्या, वो इन्वेस्टमेंट भी तो होगा, कोई इन्वेस्ट करेगा तो कोई उसका उपभोग करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जाके बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब जमा करता है, ठीक है। तो इस पैसे को क्या करेगा कि दूसरा व्यक्ति आके इसको निकाल के बैंक से लेके और वो इसको निवेश करेगा, उपभोग कर लेगा। तो किसी का निवेश किसी का उपभोग बन जाएगा, है ना। वो मतलब उससे कोई जाके वस्तु खरीदेगा तो वो तो कोई उपभोग ही कर रहा है ना। तो ऐसे ही, तो यही पर फिर आता है, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मीन्स मैक्रो और व्यष्टि मीन्स माइक्रो। व्यष्टि होता है एक व्यक्ति को देखा जाता है। इसमें व्यष्टि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन पर ये केंद्रित होता है। लेकिन वही क्या होता है, जब समष्टि देखते हैं, मैक्रो देखते हैं, तो इसमें पूरी जनसंख्या पर या एक बड़े लेवल पर देखते हैं। क्योंकि इस समय किसी का कोई उपभोग करेगा तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा। जबकि जब हम माइक्रो में स्टडी करते हैं तो हम ये दूसरे पर क्या इफेक्ट डालेगा उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। तो माइक्रो में एक व्यक्ति के बारे में, उपभोग जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसी को केवल देखते हैं। इसलिए व्यष्टि एक व्यक्ति, एक निजी लाइफ में व्यष्टि इकोनॉमिक्स होता है। जब हम उसको पूरे लेवल पर, मतलब कि किसी का उपभोग या किसी का निवेश दूसरों के लिए जब इफ़ेक्ट डालता है, तो वैसे इकोनॉमिक्स को हम लोग माइक्रो या समष्टि कहते। समष्टि मतलब सभी को लेके चलते हैं। तो समष्टि भी समझ गए और व्यष्टि भी समझ गए।
और हम लोग ये देख लिए कि जो हमारा समष्टि भी देख लिए और एग्रीगेट डिमांड पर आते हैं। तो इनका कहना था, किन्स का कहना था कि जब मांग बढ़ेगा ना, जब मांग बढ़ेगा तभी जाके वस्तुओं की सप्लाई करने पर उनका उससे जीडीपी और उपभोग बढ़ेगा। मतलब उनके उल्टा हो गया। उन पहले का अर्थशास्त्री करते थे कि सप्लाई कीजिए, सप्लाई अपना मान स्वयं उत्पन्न कर लेगा। तो किन्स का करना था कि अगर ऐसा होता तो 1929 का मंदी आता ही नहीं, लेकिन मंदी आया, यानी इस सिद्धांत में कोई ना कोई लूपहोल था। तब उन्होंने कहा अगर हम लोग डिमांड बढ़ाते हैं ना, तो डिमांड बढ़ाते हैं तब जाके हमारा अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं आएगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई अपने आप होगी, सप्लाई किया जा सकता है। तो इसी को इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एग्रीगेट डिमांड जिसे हम कहते हैं। सी मतलब उपभोग, कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्च, एक्स इंपोर्ट आयात, और एम एक्सपोर्ट निर्यात। तो इस तरह इस दोनों को एक्स माइनस एम को हम लोग एन एक्स भी कह सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और इसमें जोड़ा गया है कि जीडीपी और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा। समग्र मांग का स्तर अधिक हो तो जीडीपी और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा, यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था का संभाव्यता पोटेंशियल से नीचे कार्य कर रही है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, संभाव्यता क्या होता है। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 100 बच्चों का स्ट्रेंथ पढ़ सकता है, 100 बच्चों के लिए है क्लासरूम, लेकिन इसमें 50 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये डिमांड मतलब यहाँ पर अगर आता है तो डिमांड आएगा तो लोग इसमें जाके पढ़ सकते हैं, पढ़ने का डिमांड आएगा तो इसमें पढ़ सकते हैं। और ये कब तक अलाउ कर सकता है, जब तक 100 पीपुल ना हो जाए। अगर 100 पीपुल के बाद भी अगर डिमांड बढ़ेगा तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहा है कि जो पोटेंशियल है इस क्लासरूम का ना, उस क्लासरूम का 100 बच्चों तक ही पोटेंशियल है। तो अगर पोटेंशियल से नीचे का काम है, डिमांड है, तभी डिमांड बढ़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था में अपना अधिक रोजगार होगा। ठीक है। अब सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल मान लो कि 200-500 लोगों को बैठने के लिए है, तो 500 लोग से अगर कम में है तो पोटेंशियल है 500 लोगों का, तो उससे कम है तो तब तक उसमें लोग बैठ सकते हैं, तब तक वो डिमांड क्रिएट कर सकता है, जब तक उसमें 500 लोग नहीं भर जाते हैं। 500 लोग सीट फुल हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो नहीं काम कर पाएगा। ठीक है। रोजगार का स्तर अधिक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं संभाव्यता, पोटेंशियल। अगला अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे उपभोग के बारे में। उपभोग क्या है? उपभोग संतुष्टि के लिए किए गए व्यय को उपभोग कहते हैं। व्यय दो तरह का होता है। एक तो हम लोग किसी भी चीज़ में निवेश भी करते हैं, वो एक व्यय होता है। अगर हम लोग कोई कंपनी खोलते हैं उसके लिए तो निवेश करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जब हम लोग खुद स्वयं संतुष्टि के लिए उपभोग करते हैं, व्यय करते हैं, तो वो व्यय जो होता है वो उपभोग होता है, कंजप्शन होता है। समझ लीजिए अच्छे से। जब व्यय हम जो करते हैं, व्यय करते हैं, इसको दो भाग में, एक तो हम अपने उपभोग संतुष्टि के लिए करते हैं,
जिसको संतुष्टि के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा उपभोग। उपभोग। और जब हम प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए व्यय करते हैं, उत्पादन के लिए व्यय करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं निवेश। निवेश। तो व्यय दोनों होता है। तो व्यय कब होगा? संतुष्टि के लिए करेंगे तो उपभोग, और उत्पादन के लिए करेंगे तो निवेश। किन्स के अनुसार क्या करते हैं? किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर की छोड़ देने से उपभोग और आय में सीधा संबंध होता है। मतलब किन्स के अनुसार उपभोग और आय में सीधा संबंध होता है। उपभोग अगर बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा। ठीक है, उपभोग अगर बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा। इसको हम लोग एक चित्र के सहारे देखते हैं। एक चित्र के सहारे देखेंगे। एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे जिसमें एक साइड लिखेंगे आय और एक साइड में लिखेंगे उपभोग। इसमें जो लाइन होगा ये ऐसे बढ़ेगा। अगर हमारा उपभोग मान लेते हैं, आय अगर y1 इतना है तो उपभोग c1 होगा। फिर अगर y2 कर देते हैं तो उपभोग भी जो होगा c2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग आय जैसे जैसे बढ़ रहा है, उपभोग भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम आय अगर कम करते जाएंगे तो उपभोग बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर नहीं भी कमाते हैं फिर भी कुछ न कुछ उपभोग होगा ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़ दे तो आय जो होगा वो उपभोग, जैसे जैसे आय बढ़ेगा उपभोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो यही चीज़ बोलते हैं किन्स कि उपभोग और आय में सीधा संबंध होता है। लेकिन उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तन की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा आय का एक भाग जो होता है वो बचा लिया जाता है, सेविंग किया जाता है, बचत कर ली जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो वो टोटल 100 रुपया का ही उपभोग नहीं कर लेगा, उसको कल का भी चिंता होता है। तो इसलिए कुछ भाग इसमें से बचा लेगा। मान लेते हैं कि 20 रुपया बचा लिया और 80 रुपया उपभोग किया, क्योंकि उसको तो ऐसा भी लग सकता है कि जिस दिन हम आय नहीं होगा उस दिन भी तो उपभोग करना है। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, अगर आय हम 0 कर दे यहाँ पर फिर भी उपभोग हो रहा है। तो इसी परिस्थिति के लिए लोग बचा के रखते हैं। तो यही अर्थशास्त्र बोलते हैं कि जितना आय होगा उतना उपभोग तो बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित, एक कुछ मतलब बचत के साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उपभोग के साथ जो संबंध हम लोग देख लिए। एग्रीगेट डिमांड में जो था, एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगा तो कंजप्शन से। तो कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उपभोग, आय भी वैसे वैसे बढ़ेगी। आय जैसे जैसे बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समझ लिए। और इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है निवेश। तो निवेश हम लोग देख लिए हैं, उपभोग और निवेश दोनों व्यय ही होता है, व्यय होता है। उपभोग जो होता है वो संतुष्टि के लिए किया जाता है। निवेश जो होता है ये उत्पादन के लिए किया जाता है। किन्स के अनुसार निवेश ब्याज दरों के साथ विपरीत संबंध रखते हैं। ये क्या कहते हैं कि ब्याज दरों के साथ विपरीत संबंध रखते हैं। किन्स के अनुसार अगर ब्याज दर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो निवेश जो होगा वो कम होगा। इसको भी हम लोग एक चित्र के
मदद से देखते हैं। यहाँ पर एक हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर में ब्याज दर होगा और इधर हो जाएगा निवेश। जैसे यहाँ पर 5% अगर ब्याज दर हम रखते हैं तो निवेश क्या है, निवेश को आई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपया है और इधर 200 रुपये है। तो जब हम 5% निवेश कर 5% ब्याज दर रखते हैं तो निवेश हमारा 200 रुपये का होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको बढ़ा के 10% अगर करते हैं तो निवेश जो हमारा घट के 100 रुपये पर आ जाता है। तो इसी तरह निवेश जो है ये ब्याज दर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर जैसे जैसे हम इस लाइन को, इस जो कर्व को हम लोग फ्लैट करते जाते हैं, मतलब इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, एक दूसरा कर्व बनाते हैं, एक ये जो था हमारा सीधा हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है ये, अगर हम यहाँ पर कितना भी बढ़ाते जाए फिर भी हमारा जो निवेश है वो नहीं बढ़ेगा, है ना। 5%, 10%, 15%, तो निवेश कितना भी बढ़ा दें ये नहीं बढ़ेगा। तो ये कब होगा, मंदी के समय में होगा। मंदी के समय में हम कितना भी परसेंटेज घटा दें तो ये जो हमारा निवेश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मंदी है। मंदी में अगर हम कितना भी प्रोडक्शन कर ले, हमको पता है कि ये वस्तु नहीं बेची जाएगी, नहीं। जैसे अभी कोविड-19 था, सारा कुछ लॉकडाउन था। लॉकडाउन में किसी को अगर कुछ दिया जाए कि तुम कितना भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए तो भी लोग कोई प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे तो निवेश हम करेंगे लेकिन कुछ बिकेगा ही नहीं। तो इस वजह से तो मान लीजिए कि कोविड-19 एक छोटे समय के लिए था, लेकिन यही बड़े समय के लिए होता तो लोग नहीं करते। तो इस तरह जब मंदी आती है ना, मंदी के टाइम में निवेश में कितना भी इंटरेस्ट कम करो तो वो निवेश नहीं बढ़ेगा। तो अब यही समझ लीजिए कि मंदी के समय में ना, मंदी के टाइम पर क्या काम नहीं करेगा, तो मौद्रिक नीति जो हमारा होता है, मौद्रिक नीति ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि मौद्रिक नीति के थ्रू ही सरकार क्या करती है कि रेट घटाते जाती है। तो रेट कितना भी आप घटा लीजिए, निवेश तो बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए मंदी के टाइम में जो मौद्रिक नीति है ये काम नहीं करती है, तो सरकार को उस समय राजकोषीय नीति के सहारा लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि सरकार कोविड-19 के बाद राजकोषीय नीति को घाटा करके, राजकोषीय घाटा बढ़ा के खर्च कर रही है। खर्च क्यों कर रही है, ताकि डिमांड बढ़े। डिमांड पुनः अगर डिमांड बढ़ेगा तो ही सप्लाई होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो इसीलिए जब मंदी होता है तो मंदी के समय में निवेश आप कितना भी इंटरेस्ट घटा दीजिए मौद्रिक नीति के थ्रू तो भी निवेश नहीं बढ़ेगा। तो एक चीज़ हम लोग समझ गए कि मंदी हो, जब अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही हो तो उस समय निवेश
बढ़ाने के लिए राजकोषीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है, न कि मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति का भी करेंगे लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग को ज़्यादा प्रभावी राजकोषीय नीति को बनाया जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट अगले टॉपिक में देखेंगे। अभी हमारे पास और देखने के लिए 2 चीज़ है। हम लोग यहाँ पर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट देख लिए, फिर कल वाले क्लास में हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और XM का रिलेशन देखेंगे। थैंक यू।